हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान विषय की पुस्तक से राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में हम विचार करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो अवधारणा आती है वो है मार्क्सवाद। तो आज के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय, उनके दर्शन के स्रोत यानी कि मार्क्सवाद के स्रोत के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला कोई भी नया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसे कभी मिस ना करें। तो चलिए सबसे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय इसका कुछ इस प्रकार है कि इनका जन्म जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मनी में एक संपन्न परिवार में हुआ था, एक यहूदी परिवार में हुआ था जो काफ़ी संपन्न था। लेकिन जब ये छोटे थे तो बचपन में ही इनके परिवार ने यहूदी धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। अब इनकी बात करें तो ये बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। लेकिन इनमें पीड़ित वर्ग के प्रति यानी कि जिस वर्ग का शोषण हो रहा था, जो कमज़ोर वर्ग थे, उनके प्रति इनकी काफ़ी सहानुभूति थी। और इनकी शिक्षा जो है जर्मनी के जेना और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। और जब ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो उसी दौरान एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम था हीगल। तो हीगल ने जो दर्शन दिया था, और उनके दर्शन में एक मुख्य जो पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति, या जिसको हम द्वंद्वात्मक दर्शन कहते हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। फिर 1841 में इन्होंने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। फिर 1843 में यानी कि सन 1843 में इनका विवाह हुआ, और विवाह करने के बाद ये पेरिस चले गए। वहाँ पर एक फ्रैंको जर्मन शब्दकोश का प्रकाशन होता था, उसके ये संपादक बने। लेकिन शासन विरोधी यानी कि सरकार के खिलाफ ये छापते थे अपने समाचार में, शब्दकोश में, जिसकी वजह से सरकार ने इनके इस शब्दकोश को बंद करवा दिया। और यहाँ पर इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आई। और बाद में इसी वजह से ये सन 1851 में कार्ल मार्क्स इंग्लैंड चले गए, जहाँ उनकी मित्रता एक उद्योगपति व्यक्ति था, फ्रेडरिक एंजल्स, उनसे इनकी मित्रता हुई। और एंजल्स ने इनको जो आर्थिक सहायता दी, उस आर्थिक सहायता से इन्होंने अपने समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाया। और 1883 में ही जो है इनका लंदन में ही निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इनके दर्शन यानी कि मार्क्सवाद के स्रोत, कार्ल मार्क्स के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी इन्होंने अपने विचार कहाँ कहाँ से एकत्रित किए। तो इनमें 4 जगह से इन्होंने अपने विचारों को ग्रहण किया है। सबसे पहला जिसमें जो नाम आता है, जर्मन दार्शनिक जिसका नाम मैं पहले ले चुका हूँ, जिनका नाम है हीगल। दूसरे जो हैं उनका नाम है फ्यूरबाख, जो एक विचारक थे। फिर तीसरे स्थान पर आते हैं ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव और फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव। इनके बारे में डिटेल में हम अब शुरू करते हैं आगे। अब हम इनके विचारों पर प्रभाव डालने वाले जो भी विचारक हैं, जिनसे इन्होंने प्रेरणा ग्रहण की, उनके ऊपर डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है हीगल का। हीगल से इन्होंने क्या ग्रहण किया था? तो हीगल से इन्होंने सबसे पहली बात जो है द्वंद्वात्मक पद्धति को इन्होंने अपनाया है। और द्वंद्वात्मक पद्धति में हीगल जो कहते थे कि सृष्टि या प्रकृति का जो विकास होता है वो द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है। और द्वंद्वात्मक पद्धति में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, वाद, प्रतिवाद, संवाद की अवस्थाएं वो बताता है, जिस आधार पर सृष्टि का विकास होता है। और साथ ही दूसरी बात जो इन्होंने की कि अब जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था हीगल ने, वो सिद्धांत प्रकृति और प्रकृति को प्रभावित करने वाली ईश्वरीय शक्तियों पर आधारित था। यानी कि ईश्वरीय शक्तियों से प्रकृति का विकास तो होता है। जबकि कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर हीगल के विचारों को चेंज करते हुए ये कहा है कि ईश्वरीय तत्व कहीं नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं मान सकते।
इसलिए उन्होंने कहा कि सृष्टि का जो विकास हो रहा है, जो प्रकृति का विकास हो रहा है, उस विकास के पीछे आर्थिक तत्व निहित होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आर्थिक नीतिवाद के रूप में इसके सिद्धांत की व्याख्या की थी। और दूसरी बात जो है कि विचारकों के विचार उस युग की सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जैसा समाज होता है, जैसा समाज में रहने वाले लोगों का व्यवहार होता है, उससे उस विचारक के जो विचार होते हैं और उसका जो लेखन होता है, वो लेखन और विचार उन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। दूसरा प्रमुख तत्व आता है मार्क्सवाद का प्रेरणा स्रोत के रूप में, और वो है फ्यूरबाख। फ्यूरबाख का प्रभाव भी इनके ऊपर दिखाई देता है, कार्ल मार्क्स के विचारों के ऊपर। फ्यूरबाख का कहना था कि समाज के इतिहास की, यानी कि सृष्टि का जो विकास हुआ है स्थापना से लेकर के आज दिन तक, उस इतिहास को दिशा देने वाली जो शक्तियाँ होती है, वो ईश्वरीय शक्तियाँ नहीं होकर के भौतिक दिशाएँ होती है, भौतिक परिस्थितियाँ होती है, जिसकी वजह से समाज का आज दिन तक का विकास हुआ है। कार्ल मार्क्स के विचारों पर प्रभाव डालने वाले जो तीसरा जो तत्व है, वो है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव। जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे उस समय इकोनॉमिक्स जो थे, जिसमें पहला नाम माइकल ओवन का आता है, दूसरा माल्थस का आता है और तीसरा आता है रिकार्डो का। माइकल ओवन ने जो कहा था कि मानव चरित्र जो होता है वो वातावरण की सृष्टि होती है, यानी कि जैसा वातावरण होता है उस वातावरण का प्रभाव मानव चरित्र पर पड़ता है, और मानव का चरित्र यानी कि मनुष्य का व्यवहार वैसा ही हो जाता है जैसा वो अपने आसपास देखता है। यानी कि एक बालक के आसपास जैसा वातावरण होगा, जिस तरह से परिवार के पास पड़ोस के लोग व्यवहार करेंगे, वही वो बालक सीखेगा। दूसरा जो इसमें आता है माल्थस, जो कहता है, जिसने जो सिद्धांत दिया है जीवन निर्वाह का मजदूरी सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए मजदूरी करनी होती है, नौकरी करनी होती है। नौकरी नहीं करेगा तो, या काम नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, तो वो कुछ खा नहीं सकता है, कुछ खरीद कर कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए वो मजदूरी का सिद्धांत देता है। और तीसरा जो यहाँ पर आता है रिकार्डो का, रिकार्डो देता है मूल्य के श्रम का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु होती है, उसकी कीमत उस वस्तु को बनाने में जो श्रम लगता है उस श्रम से निर्धारित होती है। यानी कि जितना श्रम लगेगा किसी वस्तु को बनाने में, उस वस्तु की कीमत उतनी ही कम या ज़्यादा हो सकती है। और चौथा जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर, मार्क्सवाद पर प्रभाव डालने वाला जो चौथा तत्व है, वो फ्रेंच समाजवादी है, फ्रांसीसी समाजवादी। और इनमें दो नाम प्रमुख है। सबसे पहला नाम आता है ग्यूजो का, जिसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, और वो ये कहता है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग जो उच्च वर्ग होता है, जिसके पास सारे साधन सुविधाएं होती है, और दूसरा वर्ग जिसके पास साधन सुविधाओं का अभाव होता है और वो अपना जीवन निर्वाह भी बहुत ही कठिनाई से कर पाते हैं। तो इन दो वर्गों के बीच में, यानी जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। और दूसरा जो समाजवादी विचारक है फ्रांसीसी, उसका नाम है केबेट। वो ये कहता है कि समाज में जो विषमता है, जो ऊंच नीच है, एक के पास ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है, एक अत्यधिक संपन्न है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो इस विषमता को कम करने के लिए ज़रूरी है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उत्पादन के साधनों में जैसे हम हल, ट्रैक्टर, फैक्ट्री, कारखाने वगैरह इन सब को ले सकते हैं। तो उत्पादन के जितने भी ये साधन हैं, उनके ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक नियंत्रण, जिससे कि सरकार उसका इस्तेमाल जो है आम जनता की भलाई के लिए कर सके, ना कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के प्रमुख रचनाओं की। तो खास जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम यहाँ पर मैं बताता हूँ, जिसमें एक पवित्र परिवार है, फिर दर्शन की दरिद्रता, एक साम्यवादी घोषणा पत्र, एक नाम आता है दास कैपिटल का, जिसको साम्यवादियों की बाइबल भी कहा जाता है, बहुत ही पवित्र पुस्तक,
दास कैपिटल को माना जाता है। कम्युनिस्ट जो क्लास है उसके अंदर साम्यवादियों में एक जो है पुस्तक का नाम मूल्य, कीमत और लाभ, और एक फ्रांस में वर्ग संघर्ष है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा और भी बहुत कुछ रचनाएं और भी है, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए जो ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से वो यहाँ पे दी जा रही है।